नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने तय कार्यक्रम के अनुसार आज बद्रीनाथ पहुंचे, जहां हेलीपैड पर पुलिस के जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। मुख्यमंत्री ने बद्रीनाथ धाम में विशेष पूजाओं में प्रतिभाग किया। पूजा अर्चना कर देश प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की मुख्यमंत्री ने। आगे उन्होंने कहा कि यात्रा अब अंतिम चरणों में है। अभी बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा बद्री विशाल के दर्शन करने आ रहे हैं और पिछले 2-3 सालों से श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। आने वाले समय में यात्रियों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि होगी और प्रधानमंत्री की प्रेरणा से यहाँ पर मास्टर प्लान पर काम हो रहा है, बहुत तेजी से हो रहा है। आने वाले समय में यहाँ का भव्य स्वरूप निकल कर आएगा सामने और हर साल अच्छी यात्रा हो रही हो और यही हमारा प्रयास रहेगा। इस दौरान उन्होंने तीर्थ पुरोहितों, व्यापार मंडल, होटल एसोसिएशन के पदाधिकारियों से बीकेटीसी कार्यालय में मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और उनके निदान का आश्वासन दिया। यात्रा अपने अंतिम चरण में है और इस बार की यात्रा से यहाँ के हमारे सभी तीर्थ पुरोहित समाज के लोग, हमारे धार्मिक संगठनों के लोग, व्यापार मंडल के लोग, होटल एसोसिएशन, अन्य एसोसिएशन, सभी ने बहुत संतोष व्यक्त किया है कि यात्रा बहुत कुशलतापूर्वक संपन्न हुई है, अच्छी यात्रा हुई है। और यात्रा चूँकि अब कपाट बंद होने में 4 दिन का समय शेष है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर हैं। निश्चित रूप से ये हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, चाहे वो बाबा केदार की यात्रा हो, जहाँ पर भव्य निर्माण और दिव्य निर्माण हुआ है और 2000 करोड़ रुपये से भी अधिक की योजनाओं से आज तेजी से उस क्षेत्र को नवनिर्माण पुनर्निर्माण किया जा रहा है। अनेक काम वहाँ पर हो रहे हैं, अनेक चरणों में काम हो रहे हैं और एक बाबा का स्थान भी पूरी दुनिया के अंदर आस्था श्रद्धा का स्थान है। और आने वाले लोग देख रहे हैं कि जिस प्रकार 2013 की आपदा के समय में पूरी तरह से वो स्थान क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन आज उसका नवनिर्माण और पुनर्निर्माण होकर भव्य केदार और दिव्य केदार बन गया है। उसी प्रकार हमारा भगवान बद्री विशाल का ये स्थान, यहाँ भी मास्टर प्लान के तहत हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से यहाँ पर काम चल रहा है और अनेक निर्माण के कार्य चल रहे हैं। काफ़ी स्वरूप यहाँ का बदला है। आने वाले समय में यहाँ का और अच्छा स्वरूप निकल कर आएगा। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रोजगार के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भराड़ीसैंण में आयोजित इन्वेस्ट समिट कार्यक्रम में भाग लिया। ये कार्यक्रम राज्य की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए बेहद अहम है, जिससे स्थानीय रोजगार में वृद्धि और समग्र विकास की संभावनाएं बढ़ाई जा सकेंगी। सीएम धामी का भराड़ीसैंण में आगमन हुआ, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। हेलीपैड पर पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल करण सिंह नगन्याल, जिलाधिकारी चमोली संदीप तिवारी, पुलिस अधीक्षक चमोली सर्वेश पवार ने बुके देकर स्वागत किया। उसके बाद पुलिस के जवानों ने सलामी देकर मुख्यमंत्री का अभिवादन किया। तो देवभूमि उत्तराखंड में चलने वाली 4 धाम यात्रा अब अपने समापन की ओर है और केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद हो चुके हैं। तो वहीं 17 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के भी कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। अब 4 धाम यात्रा की समीक्षा भी शुरू हो चुकी है, जहां सरकार का दावा था कि बीते साल की तुलना में इस साल रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु आएंगे और बीते साल 56 लाख श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड इस साल टूटेगा। यात्रा को लेकर कांग्रेस का यह कहना है कि यात्रा के शुरुआती चरण में ही सरकार के दावों की पोल खुल गई और तमाम अव्यवस्थाओं से श्रद्धालुओं को जूझना पड़ रहा है। तो वहीं बीकेटीसी अध्यक्ष ने इसको लेकर यह कहा कि क्योंकि यात्रा को समय समय पर रोकना पड़ा और बरसात की अवधि लंबी होने के चलते भूस्खलन और अन्य आपदाओं से भी यात्रा पर प्रभाव पड़ा है, इसलिए यात्रियों की संख्या कम देखी गई। साथ ही उन्होंने आगे ये भी कहा कि क्योंकि बद्रीनाथ धाम की यात्रा अभी संचालित है, तो संभावना है कि श्रद्धालुओं की संख्या में जरूर इजाफा होगा। वर्ष जो 4 धाम यात्रा के कपाट थे वो अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए थे और इस वर्ष
मई माह के द्वितीय सप्ताह में 10 मई और 12 मई के आसपास में कपाट खुले हैं, तो स्वाभाविक रूप से क्योंकि दिन कम होने के कारण से आप जानते हैं कि क्योंकि मई का जो खास करके मई जून जो पीक सीजन होता है, मई माह की ही हम अगर बात करें तो 10 दिन तो यही हो गए थे, कम हो गए थे। तो उस दृष्टि से इस वर्ष यात्रा के जो दिन है वो कम थे, उस कारण से लगता है कि श्रद्धालुओं की, तीर्थयात्रियों की संख्या में कमी आई है। लेकिन अगर औसतन देखी जाए गत वर्ष के तुलना में, अनुपात में, तो जो इस वर्ष श्रद्धालु तीर्थयात्री धामों में आए वो उनकी संख्या ठीक ठाक थी और कई बार तो गत वर्ष के मुकाबले अधिक भी रही है। और अभी जो कपाट हैं, बद्रीनाथ जी के कपाट 17 नवंबर को बंद होंगे, तो हमें उम्मीद है कि इस बीच भी लगभग 10,000 के आसपास औसतन प्रतिदिन बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर श्रद्धालु आ रहे हैं। और मूलतः जो बात है कि गत वर्ष यात्रा के जो दिन थी, अवधि थी, वो लंबी थी और इस वर्ष यात्रा की अवधि कम है। इस कारण से आपको लग सकता है कि यह श्रद्धालुओं की संख्या कम आई है। और उसके अलावा इस वर्ष आप जानते हैं कि जो प्राकृतिक आपदा है वो भी अधिक रही है, वर्षा के काफी हुई है, उसके कारण भी बीच में व्यवधान उत्पन्न हुआ, यात्रा कुछ दिन बाधित भी रही। खास करके केदारनाथ धाम की जो यात्रा है उसमें काफी बाधाएं उत्पन्न हुई, पैदल मार्ग से लेकर के, और जो सड़क मार्ग है वो कई स्थानों पर बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका था। तो इन सब कारणों के कारण भी थोड़ा सी यात्रा प्रभावित हुई। यात्रियों की संख्या ये जो दिख रही, ये भी सही आंकड़े नहीं है। इन्होंने रजिस्ट्रेशन के आधार पर ये किया और रजिस्ट्रेशन में किए हुए लोग भी, बहुत से लोग नहीं आ पाए, स्थितियां और हालात ऐसे नहीं थे। तो खाली यात्रियों की संख्या कम नहीं है, व्यापार घटा। इन 6 सालों में बीजेपी के शासन में जो हमारा चारधाम यात्रा में व्यापार था, होटल वालों का, जो हमारे होम स्टे वालों का, गाड़ी वालों का, खुमचे वालों का, छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स वालों का, उनका सबका व्यापार घटा है। और जो 4 महीने की मेहनत से अपने 12 महीने का जीवन यापन हमारे चारधाम के गढ़वाल के लोग करते थे, उनके जीवन में बड़ा संकट आया, उनका व्यापार घटा है। और साथ में इन्होंने यात्रा को जो डाइवर्ट किया है गढ़वाल से, उसका भी बहुत बड़ा नुकसान गढ़वाल के हमारे क्षेत्र को हुआ है निश्चित। तो बद्रीनाथ धाम के दर्शन के बाद सीएम धामी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर यह लिखा कि भू बैकुंठ श्री बद्रीनाथ धाम पहुंचकर संपूर्ण विधि विधान से प्रभु बद्रीनारायण की पूजा अर्चना की और इस अवसर पर प्रभु से समस्त प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और राज्य की उन्नति के लिए प्रार्थना की। इस दौरान मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों की सुविधाओं के उन्नयन के लिए, यानी बेहतरी के लिए संचालित विभिन्न विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करा और अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार देवभूमि के समग्र विकास के साथ ही सनातन संस्कृति के वैभव की पुनर्स्थापना के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को विधानसभा भवन भराड़ीसैंण में सख्त भू कानून के लिए बनाई गई समिति और अन्य पूर्व उच्चाधिकारियों के साथ, बुद्धिजीवियों के साथ भू कानून के ड्राफ्ट पर चर्चा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भू कानून को लेकर बेहद ही गंभीर है। आगे उन्होंने कहा कि प्रदेश में लागू होने वाले भू कानून को जन भावनाओं के अनुरूप बनाए जाने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस चर्चा के दौरान बहुत से अच्छे सुझाव भी आए हैं जिन्हें भू कानून में शामिल किया जाएगा। तो भू कानून को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बयान दिया कि बहुत ही जल्द सशक्त भू कानून लागू किया जाएगा। उसके लिए संभवतः जो भी चीजें ऐड करनी होंगी, जोड़नी होंगी, उनको भी संज्ञान में लिया जाएगा और जल्द ही भू कानून यानी सशक्त भू कानून जो है इसे राज्य में लागू किया जाएगा बहुत जल्द ही। बाकी सारा काम पहले ही जो है
श्री सुभाष कुमार की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी उसमें काम किया है और उसका हम लोगों ने क्रमवार रूप से आज जिस पर चर्चा हुई है और प्रारूप बनाने वाली समिति ने बहुत सारा काम किया है। पहले भी काफ़ी सारे सुझाव लिए हैं और किस प्रकार से हम उसको सही दिशा में लागू करें जिससे कि राज्य के अंदर जो ज़मीनों का दुरुपयोग हुआ है, ज़मीनें खरीद कर लोगों ने उसके प्रयोजन का ठीक प्रकार से उपयोग नहीं किया है और अनेक जगह पर जो शिकायतें आई उस पर अभी कार्रवाई भी हो रही है। पूरे राज्य के अंदर हर जिले से उसकी पूरे प्रारूप मंगा लिए गए हैं, पूरे दस्तावेज आ रहे हैं और उन पर कार्रवाई स्वतः ही हो रही है। अब जल्दी ही चूँकि हमको भू कानून लाना है, लागू करना है, तो उसमें सभी के सुझाव बहुत महत्वपूर्ण हैं। आज हमने जो हमारे राज्य के बहुत अनुभवी और जिनका लंबा दीर्घ अनुभव रहा है और इस क्षेत्र में काम किया उन सभी वरिष्ठ हमारे जो सेवानिवृत्त हो चुके अधिकारी हम सबको भी यहाँ पर बुलाया था। सभी ने अपने अपने सुझाव दिए हैं, अच्छे सुझाव आए हैं और हम इसके बाद स्टेक होल्डर्स के साथ भी ये बातचीत करेंगे, उनके भी सुझाव लेंगे जो भी हितधारक हैं और साथ में राज्य के प्रत्येक जो हमारे परगना हैं उन परगनाओं पर भी हमारे सभी लोग जो है उस पर चर्चा करेंगे। हमारे एसडीएम वगैरह, तहसीलदार और सबको सुझाव लेकर जो चीज़ें आएंगी उसके अनुरूप हम एक सशक्त भू कानून राज्य के अंदर लागू करेंगे। तो बद्रीनाथ में हुए चुनाव के बाद सबकी नजर केदारनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव पर टिकी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के लिए केदारनाथ का उपचुनाव सिर्फ एक चुनाव मात्र नहीं है बल्कि प्रतिष्ठा का सवाल है। कांग्रेस इस चुनाव को जीतकर अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन फिर से वापस करना चाहती है और यही वजह है कि केदारनाथ उपचुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। केदारनाथ चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी अब तेज हो गया है। कांग्रेस जहां स्थानीय मुद्दों पर भाजपा को घेरने का काम कर रही है तो उसके एवज में पलटवार में भाजपा अब सफाई देने में जुट गई है। विधानसभा उपचुनाव के लिए जैसे जैसे मतदान का समय नजदीक आ रहा है, चुनाव प्रचार भी वैसे ही तेज होने लगा है। सरकार की तरफ से कह सकते हैं जो सत्ताधारी दल है भाजपा, उनकी तरफ से कैबिनेट मंत्री और पदाधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के साथ साथ विधानसभा में मौजूद रहने के लिए भी कहा गया है ताकि चुनाव प्रचार तेजी से साथ किया जा सके, जनता को लामबंद कर भाजपा को विजय से दिलाने में मदद दिलाई जा सके। जबकि दूसरी तरफ कांग्रेस के कुछ बड़े नेता अब केदारनाथ से डेरा डाल चुके हैं। ये समझा जा सकता है कि 20 तारीख से पहले यानी आखिरी सप्ताह में लगातार चुनाव प्रचार तेज होता नजर आ रहा है, लेकिन जनता सियासी दलों के जो वायदे हैं उनको तोड़ने का काम कर रही है। जबकि सियासी दल चुनाव में लाभ उठाया जा सकता है और ऐसे में कह सकते हैं कि केदारनाथ मंदिर निर्माण का जो विषय था उसको लेकर भी अब सियासत तेज होने लगी है, जिससे सत्ताधारी दल और विपक्ष दोनों ही आमने सामने आ चुके हैं। अगर देखना यह होगा कि जनता कैसे इन विषयों को देखती है और किसके आधार पर वोट करती है। तो यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भराड़ीसैंण में पलायन आयोग और भू कानून को लेकर बड़ी बैठक की, जिसमें कई गंभीर विषयों पर खुलकर चर्चा भी की गई। बैठक को लेकर भाजपा विधायक विनोद चमोली का कहना है कि उत्तराखंड में पलायन को लेकर सरकार गंभीर है और त्रिवेंद्र सरकार में पलायन आयोग को गठन किया गया था और सरकार लगातार इस पर काम कर रही है। सीएम धामी ने पलायन आयोग को लेकर भराड़ीसैंण में समीक्षा बैठक की, जिसमें कार्यों को लेकर चर्चा की गई। साथ ही बीते दिनों सबसे बड़े प्रवासी सम्मेलन में यह संदेश दिया गया कि रिवर्स पलायन की ओर अब बढ़े, यानी कि जहां से गए थे वहां अब वापसी करिए। आगे उन्होंने यह कहा कि सीएम धामी स्पष्ट कर चुके हैं कि जल्द ही प्रदेश में सख्त भू कानून लाया जाएगा। भू कानून पर काफी सारा काम पहले ही जो है श्री सुभाष कुमार की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी उसमें काम किया है और उसका हम लोगों ने क्रमवार रूप से आज जिस पर चर्चा हुई है और प्रारूप बनाने वाली समिति ने बहुत सारा काम किया है। पहले भी काफ़ी सारे सुझाव लिए हैं
और किस प्रकार से हम उसको सही दिशा में लागू करें, जिससे कि राज्य के अंदर जो ज़मीनों का दुरुपयोग हुआ है, ज़मीनें खरीदकर लोगों ने उसके प्रयोजन का ठीक प्रकार से उपयोग नहीं किया है और अनेक जगह पर जो शिकायतें आई उस पर अभी कार्रवाई भी हो रही है पूरे राज्य के अंदर हर जगह। तो यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने में हो रही देरी पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सफाई दी है। क्या कहा उन्होंने कहा कि उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा, इसलिए सभी तकनीकी पहलुओं पर विस्तार से जांच पड़ताल की जा रही है। प्रेमचंद अग्रवाल ने आगे कहा कि हमने 9 नवंबर राज्य स्थापना दिवस पर प्रदेश में यूसीसी लागू करने के लिए कोई डेडलाइन नहीं दी थी। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया जाए। आगे उन्होंने कहा कि यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा, इसलिए सभी तकनीकी पहलुओं पर जांच पड़ताल कर, सोच समझकर, परख कर इस पर विस्तार से चर्चा की जा रही है और उसके बाद ही हम इसे राज्य में इंप्लीमेंट कर सकेंगे या कहें कि लागू कर सकेंगे। लागू होगा ये तो तय है। 9 नवंबर की कोई हमने डेडलाइन नहीं दी थी, लेकिन ये कहा था कि हम कोशिश करेंगे कि हम जो है राज्य स्थापना दिवस पे इसका जो है घोषणा करें। लेकिन अब इसमें जो तकनीकी विषय है उसको जैसे ये पूरा होगा तो मैं समझता हूँ कि देश का ये पहला राज्य है जहां पे यूसीसी लागू होगा। तो मैं ये की बात कह सकता हूँ कि इसमें किसी को भी थोड़ा सा विलंब हो रहा है, ये बात सच है, लेकिन हमें जब ये लागू होगा उसमें परेशानियां ना हो उससे पहले हम सारी जो हमारी समस्याएं हैं या उसमें पेचीदगियां हैं या उसमें जो तकनीकी बातचीत है उसको हम ठीक ठाक कर लें, क्योंकि हमारा राज्य पहला राज्य होगा देश का जहां पे यूसीसी लागू होगा। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में भूमि जिहाद और मजार जिहाद के खिलाफ धामी सरकार बड़े ही सक्रियता से अभियान चला रही है और इसके बावजूद ऐसी घटनाएं निरंतर सामने आ रही हैं। देहरादून के प्रसिद्ध दून स्कूल परिसर में कुछ लोगों ने मजार का निर्माण किया। हिंदू संगठनों के विरोध के बाद प्रशासन ने मामला बढ़ने से पहले ही मजार को ढहा दिया, यानी कि गिरा दिया। राजधानी दून स्कूल के प्रांगण में अप्रत्याशित रूप से मजार बनने से कई लोग हैरान हैं। इतने प्रतिष्ठित संस्थान में मजार बनाने के पीछे की मंशा आखिर स्पष्ट क्यों नहीं हो पा रही? सूचना मिलने पर जिलाधिकारी समीन बंसल ने त्वरित जांच के बाद मजार को ध्वस्त करा दिया। तो वहीं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने इसको लेकर शादाब शम्स से सवाल किया है। के मुतवल्ली के माध्यम से ये विषय हमारे संज्ञान में भी आया, इसका परीक्षण करा रहे कि क्या सही है क्या गलत है, जांच के बाद बताएंगे कि क्या नहीं। वो अलग अलग विषय सामने आ रहे हैं कि मुतवल्ली का कहना है कि इसमें वक्त की संपत्ति है दून स्कूल के अंदर, और वहाँ पे जो मजार है वो मौजूद थी, वो मजार को शायद क्या कंडीशन है उसके बारे में सारी चर्चा करा रहे हैं कि क्या विषय है। दून किसी के कैंपस के अंदर कोई मामला है तो वहां से क्या उन्होंने अगर उसको क्षति पहुंचाई है तो किस ग्राउंड पे पहुंचाई है, और उनका विषय अलग है, वो है भी कि नहीं है, क्या पोजीशन थी, ये सारी चीजें सामने आ जाएंगी तभी इसके ऊपर कुछ बोल पाओ। तो केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में राजनीतिक दलों के नेताओं पर किस तरह का दबाव बना हुआ है, इसका एक नजारा प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के साथ देखने को मिला। दरअसल कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पहुंचने की जगह कांग्रेस के कार्यालय पहुंच गए। जी हां, हालांकि सतपाल महाराज की भाजपा की जगह पर कांग्रेस कार्यालय पहुंचने पर कांग्रेसियों ने फूल माला पहनाकर उनका स्वागत भी कर दिया। सतपाल महाराज को जब इस बात का एहसास हुआ कि मामला गलत हो गया है, यानी कि गलत जगह पर वो पहुंच गए हैं, तो बस उल्टे पांव वहां से निकल गए। सतपाल महाराज की कांग्रेस कार्यालय में पहुंचने की इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर अब खूब चर्चाओं में है, जमकर वायरल भी हो रहा है और ये विषय भी बना हुआ है जिस पर कांग्रेस ने चुटकी ले ली। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता
गरिमा दशोनी ने कहा कि शायद उम्र का तगाजा है या फिर बात ही कुछ और है। है ना, हिंदी मूवी का जाना था, जापान पहुंच गए, चीन समझ गए ना। वो दरअसल या तो उम्र का तकाजा है या फिर कुछ पहला प्रेम उनका उमड़ घुमड़ कर आ गया और वो झंडों के बीच में भेदभाव ही नहीं कर पाए कि कांग्रेस का झंडा है या भारतीय जनता पार्टी का झंडा है, क्योंकि अमूमन हर कार्यालय के बाहर से कार्यालय की जो पट्टिका होती है उसमें भी हमारे कलर्स होते हैं और जो हमारे झंडे लगे होते हैं सभी कलर्स होते हैं। तो ये एक उपहास का कारण पूरे प्रदेश के लिए बना और बहुत ही जो टाइट सिचुएशन है या जो तनावपूर्ण माहौल इस समय चुनाव का चल रहा है, नूरा कुश्ती चल रही दोनों दलों के बीच में, उसमें एक मुझे लगता है लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए लोगों को कुछ मिल गया। अब मंत्री जी इतना ही दिग्भ्रमित अपने विभागों में भी हैं, उनको कुछ नहीं पता उनके विभागों में क्या चल रहा है। उसी तरह से कल वो रास्ता भटक के भाजपा कार्यालय की जगह पे कांग्रेस कार्यालय पहुंच गए और बहुत जल्द उनको अपनी भूल का पता चला और वो उल्टे पांव लौटे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि उनका संगठन इस बात पर क्या चुटकी लेता है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर कोटद्वार से है, जहां एक और सरकार शहरों से लेकर गांवों तक स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय निर्माण का प्रयास कर रही है। तो कोटद्वार के बेस अस्पताल में स्थित सार्वजनिक शौचालयों में ताले पड़े हुए हैं। बता दें कि इसी कारण अस्पताल में आने वाले मरीजों और उनके साथ तीमारदारों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बेस अस्पताल में शौचालय का निर्माण विशेष रूप से मरीजों और अस्पताल आने जाने वाले लोगों की सुविधा के लिए बनवाया जाता है, लेकिन शौचालय के दरवाजे पर लगे ताले ने मरीजों के लिए अतिरिक्त मुश्किलों को खड़ी कर दिया है। अस्पताल प्रशासन के आला अधिकारियों को इस समस्या की जानकारी होने के बावजूद भी शौचालय पर ताले लगे हुए हैं, यानी कि तालों को खोला नहीं गया है, जिसकी वजह से तीमारदारों को बार बार पीने के पानी के लिए और शौच जाने के लिए नीचे जाना पड़ता है या बाहर जाना पड़ता है शौच के लिए। पानी अगर पीना है तो वो बाहर जाने पर मजबूर है। शौचालय बनवाने चाहिए, उनके लिए ताले खुलवाने चाहिए। पेशेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी यहाँ पर, तो यहाँ पे सरकार को चाहिए कि यहाँ पर मतलब शौचालय में ताले खुलवाएं, पीने का पानी नहीं है, पीने का पानी बनवाएं और रखवाएं यहाँ पर। समस्या से देखो, जैसे कि हम तो यही कह रहे हैं, पर जैसे ही कोई बाहर से आता है उनको अगर कहीं बाहर लाना पड़ता है, ये हॉस्पिटल में अगर अवेलेबल नहीं तो उनको बाहर लाना पड़ता है। यहाँ बहुत सारी दिक्कतें हो रही है, जैसे बन जा रही 3-4 दिन से लोग आ रहे देख रहे पर जा रहे हैं, मतलब कुछ इसका मतलब आगे कुछ हो ही नहीं रहा इनका। तो जैसे किसी को कुछ ज़्यादा परेशानी हो तो क्या करेंगे इस बारे में? तो इसमें ये हो सकता है या तो कुछ आगे के लिए देखी जाए या तो इनको फिर बाहर ही जाना पड़ेगा। फिर बाहर जाने के लिए यहाँ पे भी लोकल भी नहीं, फिर दूर ही जाना पड़ता है। वहाँ भी कुछ जैसे कि तुम्हारा सब्जी मंडी है, वहाँ भी हमें टैक्स लेके जाना पड़ता है, पर यहाँ हॉस्पिटल में 3-4 दिन से बंद है, तो उसका कुछ देखा जाए। शौचालयों पे पानी के उसमें सब जगह ताले लगे हुए हैं, हम लोग परेशान हैं। जो दूर दराज के लोग हैं उनके लिए तो बड़ी परेशानी हो रही है ना। मैम बाथरूम में कोई जा रहा है तो वहाँ ताला लगा हुआ है। अब बताओ कि मरीज के साथ जो आदमी है उन्होंने कहाँ जाना है? हम इसी बारे में आपसे बात कर रहे थे कि जब कहीं से। तो ये तो हाल सरकारी अस्पताल का है और आज से नहीं, बहुत पहले से सरकारी अस्पतालों में मरीजों को इन्हीं समस्याओं से जूझना पड़ता है, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन मौन रहता है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून के परेड ग्राउंड में चल रहे 5 दिवसीय युवा महोत्सव में स्पोर्ट्स साइंस पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में विशेषज्ञों द्वारा खिलाड़ियों को खेल के प्रति जागरूक किया गया, साथ ही खेल से रोजगार के बढ़ते अवसरों के बारे में जानकारी दी गई। कार्यशाला में पहुंचे खेल विभाग के विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा ने बताया कि कार्यशाला में स्पोर्ट्स कॉलेज के बच्चों के साथ ही कोच भी मौजूद रहे। कार्यशाला के जरिए खिलाड़ियों को अपने अंदर छिपी प्रतिभा को निखारने के साथ ही खेल से रोजगार मिलने वाले लाभ की जानकारी दी गई। देखा कितना जोश है बच्चों में और कोचेस जो आए हुए उनमें, बाहर से जितने खिलाड़ी आए उनमें भी जोश है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि इस सेशन के माध्यम जो आपने देखा भारत से काफ़ी नामी गिरामी लोग आए हैं जो कि स्पोर्ट्स साइंस पे, फिजियोथेरेपी पे, आज जैसे देखा नेवी से उनके नेवी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के सेक्रेटरी आए थे। तो ऐसे लोग आके हमारे लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, जिससे कि हमारे लोगों में स्पोर्ट्स के प्रति जो भावना है, वो जो अगर पुरानी ऐसी भावना जिससे कि उनको उनमें डेवलपमेंट नहीं हो रहा, उस भावना को हटाना है और डेवलपमेंट वाली भावना को डालना है। तो इस भावनाओं के लेके ये कॉन्क्लेव हो रहा था और आज हमारा
तीसरा दिन है, 2 दिन और बचे हैं, 2 दिन हमारे और भी गेस्ट आएंगे जिनसे हम। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।